माई सेल्फ नीलेश सनवाल। मैंने जैसे यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 यानी कि जो 2022 में जिसका रिजल्ट आया तो उसमें मैंने सेकंड रैंक हासिल की थी लेक्चरर फिजिक्स में। तो मेरा ये प्रयास है कि जो अब अपकमिंग जो लेक्चरर है उसके लिए अपनी तरफ से कुछ वीडियोज़ बनाए जाएं, कुछ लेक्चर्स अपलोड किए जाएं। तो जैसे मैं अभी दुर्गम में पोस्टेड हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने वीडियोज समय समय पे बीच पे अपलोड किए जाएं। तो इस संदर्भ में मैंने जैसे यहाँ पे आज एक टॉपिक उठाया है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला जो मैग्नेटिज्म का वो है सिलेबस, तो उसमें एक मैंने टॉपिक उठाया फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहले मेरा प्रयास रहेगा कि हम थोड़ा सा थ्योरी के कंसेप्ट को समझें, देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल सेशन आगे करते रहेंगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल और उस थ्योरी के अंदर से ही जो क्वेश्चंस बनेंगे हम उस पर फोकस करना चाहेंगे। तो जैसे आज का टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हमको समझना ये पड़ेगा कि मेरी जो हेडिंग है वो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल है। आपको इस वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा। अगर हम हिंदी में कहें तो किसी गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। तो अगर हम बात ये कर दें कि अगर सबसे पहले अगर हमारा चार्ज पार्टिकल जो आवेशित कण है अगर वो मूविंग ना हो, मीन्स इफ चार्ज इज एट रेस्ट मीन्स इट्स वेलोसिटी v इक्वल टू 0, तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। फोर्स लगेगा कब? पहला कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा, जब चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो। तो ये देखा गया कि जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर है और चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और वो फोर्स को एक्सपीरियंस करके हमेशा उसका पाथ डिफ्लेक्ट होता है। अगर वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, उसका पाथ हमेशा क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। तो इसमें भी एक कंडीशन ये आती है, ये फोर्स इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे कब लगेगा? ध्यान दीजिएगा, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो हम बात करेंगे कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें ये कंसेप्ट आएगा कि चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और उसके एंटी पैरेलल मूव ना कर रहा हो। अगर तीन कंडीशन यहां से क्लियर हुए, तीन कंसेप्ट। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा, नो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाएगा, नो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल आएगा, नो फोर्स। इसके अलावा जो भी एंगल थीटा होंगे उन पर उस पर फोर्स लगेगा। क्या कंडीशन होगी, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम अक्सर क्या करते हैं, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ये अगर बोर्ड है इसके अंदर साइड को हम शो करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड में हमें 3 डायमेंशन पे काम करना होता है। जनरली हम कभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, कभी राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, कभी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए 3D पे काम करना है। तो आप ये देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारे पास एक एरो होता है, यानी कि हम बोलते हैं धनुष का बाण। वो बाण कुछ इस टाइप से होता है, ये यानी कि ये इसकी नोक होती है और ये इसके पीछे का, जिसको हम धनुष पे अपने बो पे ऐसे लगाते हैं। तो जब हम देखिएगा बाण को जब हम खींचेंगे और उसको हम छोड़ रहे हैं, बाण हमसे दूर जाएगा, तो हमको उसके पीछे का कैसा पोर्शन दिखेगा? ये वाला पोर्शन जिसको हम उसके धनुष के रस्सी पे फंसाते हैं। और ये कुछ इस टाइप से होता है क्रॉस, यानी कि कभी भी अगर हमको क्रॉस से बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड दिखे तो इट मीन्स वो मैग्नेटिक फील्ड हमसे दूर जा रहा है। और अगर कोई वही धनुष का बाण हमारी ओर चलाए, जब बाण हमारी ओर आएगा तो हमको क्या दिखेगा? ये डॉट दिखेगा, उसकी नोक दिखेगी डॉट। तो अगर डॉट से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाए, इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमारी ओर है। तो यहां पर मैं अगर बात करूं पहले से, ये बेसिक सी चीजें हैं, सबको आती होंगी, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं कुछ इस तरह से यहां पे रिप्रेजेंट करूं, क्रॉस से अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा? क्रॉस मैंने बोला था कब? जब बाण हमसे
दूर जा रहा हो, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इस हमसे दूर मीन्स बोर्ड के उस साइड, इस दीवार के उस साइड, यानी कि बोर्ड के अंदर मीन्स इनसाइड, वर्टिकली इनसाइड इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। अगर हम इसी को अपने कॉपी पे बनाएं तो हम ऐसे बनाएंगे क्रॉस, इसका मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर डॉट से बनाता तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है, तो क्रॉस मीन्स आप हमेशा समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अब इस पे चार्ज पार्टिकल, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड पे चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड था, बी से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। अगर चार्ज पार्टिकल इसी की डायरेक्शन में जाए, इसके पैरेलल कब होगा, जब इसी डायरेक्शन में जाए तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। दूसरी बात, जब वो चार्ज पार्टिकल इसके अपोजिट आए तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके अलावा चार्ज पार्टिकल अगर किसी एंगल थीटा पर इस पर मूव करता है, सपोज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 90, जो व्हाटएवर जो भी एंगल है, तो सपोज मैंने एक बात यहां पर जनरल हमने ये देखा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसी मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर दूं कि मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं एक्स एक्सिस में दिखाऊं तो ऐसे दिखाएंगे। यूनिफॉर्म का मतलब हमारा एक तरीका होता है, ये जो क्रॉस हैं बराबर दूरी पर बने होने चाहिए या ये लाइंस बराबर होनी चाहिए। इस फिगर और इसमें ये अंतर है, यहां तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है। अब मैं एक चार्ज पार्टिकल, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है, नेगेटिव का केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। कोई प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल मेरे पास ये था, ये इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल, सपोज कोई एंगल थीटा पर v वेलोसिटी से मूव करे, तो यहां पर जो थीटा एंगल है उसको आप समझिए, थीटा एंगल है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण के वेग का बीच का एंगल है। तो ये ऑब्जर्व किया गया साइंटिस्ट के द्वारा प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली, कि जो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स तो एक्सपीरियंस करता है, लेकिन वो फोर्स कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात आती है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया चार्ज पार्टिकल के चार्ज के मैग्नीट्यूड के। मीन्स अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड हम डबल कर दें तो फोर्स डबल हो जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड हम हाफ कर दें तो फोर्स भी हाफ हो जाएगा, ट्रिपल कर दें फोर्स हाफ हो जाएगा। सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। दूसरा डिपेंड करा गया कि फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में किस स्पीड से फेंक रहे हैं उस पर भी डिपेंड करा। मीन्स अगर आपने पहले मान लो कुछ 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में किसी प्रोटॉन को एंटर कराया, उसने एक फोर्स एक्सपीरियंस करा, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, सपोज 1 टेस्ला है। अब आपने उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को डबल कर दिया, तो ये एक्सपेरिमेंटली नोट किया गया कि फोर्स की वैल्यू भी डबल होके आई। ट्रिपल कर दिया फोर्स ट्रिपल, हाफ कर दिया फोर्स हाफ। मीन्स एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। देन थर्ड, फोर्स ये भी देखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने मैग्नेटिक इंडक्शन कहें या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डबल कर दिया पहले से, तब भी फोर्स डबल हो रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, जो भी हम कहें हिंदी में अगर बोलें तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड हाफ कर रहे हैं तो फोर्स भी हाफ हो रहा है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो किस पे डिपेंड करा कि आपने चार्ज पार्टिकल के चार्ज को देखा, वेलोसिटी देखा, मैग्नेटिक फील्ड देखा, अब ये देखा कि आप उसको फेंक कैसे रहो मैग्नेटिक फील्ड में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसके बेस पे भी देखा गया कि आप किस एंगल से मैग्नेटिक फील्ड पे उसको एंटर करा रहे हैं, उस एंगल थीटा के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। थीटा किसका एंगल है, आप मैग्नेटिक फील्ड में कितने एंगल पर उसको फेंक रहे हो, यानी कि उसको उसकी वेलोसिटी v वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल। तो फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा मैं बार बार बोल रहा हूं, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से किस एंगल पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इसके बाद से मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से। अब तो इसके बाद से देखिएगा, अगर ये 4 इक्वेशंस को हमने देखा
तो चारों को एक साइन कंबाइन किया तो हमें मिला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू भी बी साइन ऑफ थीटा। अब हमने कांस्टेंट एक यहाँ पे देखा के क्यू वी बी साइन थीटा, तो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास जो के होता है 1 होता है एक्सपेरिमेंटली। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ये फोर्स लगता है किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड पे मूव कर रहा है। अब देखिए आगे क्या है, अगर फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जब फोर्स लग रहा है तो फोर्स की भी एक डेफिनेटली एक डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो ये इक्वेशन ही हमको बताएगी सब, ये तो मैथमेटिक्स का भी उतना ही रोल है फिजिक्स में। क्यों यहाँ पे स्केलर है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से देखिएगा F, ये भी बी साइन थीटा, हम देखते हैं कि जो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप आप सब लोग जानते हैं कि जो होता है दोनों वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होता है। तो यहां पर क्यू वी बी साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, हम सभी जानते हैं F इक्वल टू क्यू, तो ऐसे ही रहेगा वी वी साइन थीटा हो जाएगा वेक्टर भी, या भी वेक्टर बोले या वेक्टर भी बोले, जनरली वी वेक्टर मुझे आदत है वेक्टर भी बोलने की, तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पर वेक्टर फॉर्म में फोर्स आया। अब ये फोर्स को हमको निकालना है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो इसके लिए अब हम थोड़ा सा काम करेंगे। पहली बात, इस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगा सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था, करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स बताता था। ये फोर्स होता था मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, अगर ये सपोज हमारी जो मिडिल फिंगर है करंट की डायरेक्शन में हो, हमारी जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आप करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को मान लेना, तो उससे भी आप फोर्स निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत सिंपली हम बार बार लगाएंगे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, जो भी क्रॉस बी होता है इसमें हम पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपने हाथ की 4 अंगुलियों को रखेंगे, दूसरे वेक्टर क्रॉस बी उसकी डायरेक्शन में फिर हम दूसरे वेक्टर की ओर हम इन 4 अंगुलियों को ऐसे 90 पे कर्ल कर देंगे, मोड़ देंगे, और जो अंगूठा होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मींस अगर ये हमारे वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, यहां से दूसरे ये एंगल यहां 90 बनना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपका दायां हाथ राइट हैंड ऐसे होना चाहिए, वेलोसिटी वहां से दूसरे वेक्टर की ओर ऐसे मोड़कर आप 90 पे कर्ल कर दीजिए, जहां अंगूठा जाएगा वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। और फोर्स हमेशा क्या होता है, यहां पे मैं आपको बता दूं, जब फोर्स की डायरेक्शन होगी एक तो ये परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, डेफिनेटली जब भी हम इसको लगाएंगे आगे, दूसरा ये परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के भी, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है फोर्स परपेंडिकुलर होता है प्लेन कंटेनिंग भी वेक्टर एंड वी वेक्टर, कंटेनिंग वेक्टर v एंड वेक्टर b। ठीक, तो इसमें देखिएगा ये जो हमारे पास है, अब यहां पे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसे समझ लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहां पे मैं समझाता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर की ओर है और चार्ज पार्टिकल इधर की ओर मूव कर रहा है, ऐसे इधर की ओर। तो फोर्स कहां होगा देखते हैं। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, या दूसरे एंगल से आपको समझा दें, अगर इसी फिगर से समझाना चाहूं, मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर की ओर है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इधर है, चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो फोर्स कहां लगेगा, पहला वेलोसिटी वेक्टर, मैंने कहा पहले वाले वेक्टर जो है यहां पर भी है, भी की डायरेक्शन में 4 हाथ रखेंगे आप, 4 अंगुलियां रखेंगे, भी इधर है तो यहां की ओर मैंने राइट हैंड की 4 अंगुलियां रखी, मैग्नेटिक फील्ड उधर की ओर है, तो ये हाथ को ऐसे घुमा सकता हूं मैं, ऐसे हाथ को मैंने ऐसे करा, यहां से 4 अंगुलियों को देखिए मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव करा, तो फोर्स कहां आ रहा है, अंगूठा ऊपर की ओर। अभी हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए फिर से कह रहा हूं, भी इधर था, बी इधर था, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, पहले वाले वेलोसिटी वेक्टर में पहले 4 अंगुलियां, वहां से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में इनको मोड़ना है, तो ऐसे रख के तो उधर को मोड़ नहीं सकता हूं, तो हाथ ऐसा करना पड़ेगा, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोड़ा,
फोर्स ऊपर आया। यहां पर मैं क्या समझा रहा हूं, वेलोसिटी इधर था, मैग्नेटिक फील्ड इधर था, ये एक प्लेन था, ये हाथ मेरा एक प्लेन है जिसमें वेलोसिटी वेक्टर भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। फोर्स कहां आया, परपेंडिकुलर, किसके, इस प्लेन के। तो फोर्स परपेंडिकुलर होता है किसके, भी वेक्टर और बी वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। दूसरा हमने देखा फोर्स ऊपर आया, देखिए वेलोसिटी से भी 90 बना रहा है अगर फोर्स ऊपर है, और मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 बना रहा है। तो ध्यान दीजिए फोर्स डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा भी के भी, बी के भी, और प्लेन कंटेनिंग भी एंड बी के भी। क्लियर। अब हम इसके थोड़ा सा केसेस करते हैं, थोड़ा सा स्पेशल केस जो हम यहां से बनाएंगे इस फोर्स के। तो देखिए पहला स्पेशल केस इज फर्स्ट इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो ध्यान से समझिए थीटा 0, मैं बार बार कह रहा हूं थीटा किस किस के बीच का एंगल है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर कहां मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड। थीटा 0 का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मींस मैं कह सकता हूं भी पैरेलल टू बी, यानी कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझ गए, भी पैरेलल टू बी, इतना हम लिख नहीं रहे, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन पैरेलल डायरेक्शन टू बी। तो इस समय जो फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ 0 डिग्री, बिकॉज क्यू वी बी साइन थीटा था हमारे पास फोर्स, साइन 0, तो फोर्स इक्वल टू 0, यानी कि उस चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स लगा ही नहीं। क्यों, क्यों, तो साइन 0 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड इस रूम में यहां से उधर की ओर था, मैंने एक चार्ज पार्टिकल या सपोज एक चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव करा, यहां से ऐसे मूव करते हुए गया मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब वो जैसे यहां से गया था वो वैसे ही जाते रहेगा स्ट्रेट लाइन पाथ में, कोई फोर्स कार्य नहीं करा। इसलिए इस केस में जो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पाथ। ये यहां पर इंपॉर्टेंट बात थी। अब दूसरा केस आता है जनरली 90 डिग्री का, उसको भी हम केस करेंगे, उसमें हमारा थोड़ा सा डिस्कस होगा टॉपिक ज्यादा। मैं पहले दूसरा केस ये ले रहा हूं आपके सामने, इफ थीटा बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब जो भी है ये क्या है, एंटी पैरेलल। तो यहां पर ये आपको शायद शो नहीं हो रहा होगा, तो ये थीटा एक दूसरा केस मैं ले रहा हूं, इसको अब हमारी इसकी जरूरत है नहीं। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो थीटा 180 डिग्री मीन्स हमारे पास चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ 180 डिग्री। इट मीन्स फोर्स ऑल्सो 0 बिकॉज साइन 180 0, यानी कि एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तब भी कोई फोर्स नहीं लगा, मैंने शुरुआत में ही बताया था। इट मीन्स इसका जो पाथ होगा, किसका पाथ, चार्ज पार्टिकल का, वो पाथ अभी भी हमारे पास होगा एक स्ट्रेट लाइन पाथ, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं सरल रेखीय पाथ। सरल रेखीय पाथ को पथ बोल देते हैं, पथ मीन्स रास्ता, यानी कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, जैसे गया था वैसे ही जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात आती है 90 का केस, वो हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टेड है और उसी से जनरली क्वेश्चंस हमारे लेक्चरर एग्जाम पे बनते भी हैं आगे। तो देखिएगा अब हमारे पास आता है इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम यहां पे समझेंगे। देखिए सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के अंदर है, मैंने यहां से कोई चार्ज पार्टिकल, ये कोई मेरे पास सपोज ये कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q, पॉजिटिव चार्ज ध्यान दीजिएगा प्लस Q, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर हुआ v वेलोसिटी से एंटर हुआ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के 90 है। कैसे, आप समझिए मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इस पे फोर्स कैसे निकलेगा, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल। मैं क्या कह रहा हूं, F इक्वल टू हमारे पास है क्यू भी क्रॉस बी। F की डायरेक्शन निकालने के लिए हम V की डायरेक्शन में जो वेक्टर पहले लिखा होता है उसकी डायरेक्शन में अपने हाथ की 4 अंगुलियां रखेंगे, वहां से दूसरा वेक्टर जो लिखा होता है उसकी डायरेक्शन में 4 अंगुलियों को 90 पे मोड़ेंगे, जहां अंगूठा आएगा वो फोर्स को दिखाएगा। अब यहां समझिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये मार्कर से दिखा रहा हूं, वेलोसिटी इधर है, इधर जा रहा है चार्ज पार्टिकल, फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा वो भी डिस्कस करेंगे। उसकी डायरेक्शन देखिए फोर्स, पहले वेलोसिटी वेक्टर में 4 अंगुलियां रखी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड की ओर मोड़ दो,
अंगूठा कहाँ आ रहा है मेरा, ऊपर की ओर, यानी कि चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल जो अभी तक बहुत तेजी से इधर मूव कर रहा था, उस पे फोर्स की डायरेक्शन आ गई ऐसे ऊपर। तो ऐसा तो है नहीं कि चार्ज पार्टिकल यहीं से ऊपर को रास्ता लग जाएगा, ये हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज पे है। क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो आगे लग रहा था ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो धीरे 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 घूम के कुछ ऐसा होगा, ये आप समझते हैं। तो जब वो चार्ज पार्टिकल इतना घूमा इस फोर्स से, तो अब वो कहां जाने लगा, अब उसका वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की ओर बना। क्या मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करना छोड़ देगा? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इसकी जान ले लेगा पूरी। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अब वेलोसिटी ऊपर, फिर से राइट, ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाइए। वेलोसिटी की डायरेक्शन में 4 ये रखे हमने अंगुलियां, वहां से मैग्नेटिक फील्ड की ओर मोड़ा, तो अंगूठा कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड इधर खींचने की कोशिश करेगा। ये देखिए वेलोसिटी ऊपर है, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर, तो इस समय इस पे फोर्स लगेगा इधर की ओर। तो इधर फोर्स लगेगा तो यहीं से इधर तो नहीं मुड़ जाएगा, तो क्या होगा आप देखेंगे धीरे 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 जो ऊपर जा रहा था वो धीरे 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 ऐसे डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा। हम यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड शो कर दे रहे हैं, ये वो धीरे 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 यहाँ आके ऐसा बना। अब उसका वेलोसिटी कहाँ आया वेक्टर, वेलोसिटी इधर की ओर आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड फिर अपना काम करेगा, अब आप समझिए फिर फोर्स लगेगा, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हाथ रखिए ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोड़िए अंदर, फोर्स कहाँ रहा है अंगूठा, नीचे की ओर। तो इस समय फिर यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर फोर्स लगा। तो अब क्या होगा आप समझिए, जो इधर जा रहा था वो धीरे 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 ऐसे आने लगेगा। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फिर नीचे बनी, नीचे की ओर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड फिर काम करेगा, वेलोसिटी नीचे की ओर हाथ रखिए ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड की ओर मोड़ना है अंगुलियों को, हाथ को इस टाइप से रखना है कि भैया वहां से आप अंगुलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोड़ पाओ ऐसे। कोई अब ऐसा जादूगर तो है नहीं कि ऐसे मोड़ देगा 90 पे, हाथ को ऐसे सेट करना। अब मैं हाथ ऐसे रख दूं सपोज, अब कैसे मोड़ूं भैया 90 डिग्री पे ऐसे उधर की ओर, तो हाथ ऐसे रखेंगे यहां से 90, तो फोर्स की डायरेक्शन अंगूठा ये बता रहा है आपको, देखिए उस तरफ, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इधर फोर्स लग रहा है, तो इधर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, ये साहब अब कुछ ऐसे घूम जाएंगे, ये फिर ऐसे जाएगा, यही कहानी चलते रहेगी। फिर फोर्स ऊपर, फिर ऐसे गया फोर्स इधर, ऐसे गया फोर्स इधर, ऐसे गया फोर्स इधर। ये चार्ज पार्टिकल साहब इनने तो ऐसा सोचा था मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, मैं यहाँ से सीधे वहाँ निकल जाता हूँ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड ने इनके साथ क्या खेल खेल दिया, मैग्नेटिक फील्ड ने ये साहब को एक सर्कुलर पाथ में घुमा दिया और कहा जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक तुम चार्ज पार्टिकल जिंदा हो, हम दोनों में प्राण हैं, तब तक तुम अब मेरी एरिया में घूमते रहोगे। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ घूमते रहता है। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे मूव करता है, उसका पाथ एक सर्कुलर पाथ होता है। ध्यान देने की बात क्या है, यहां पे विशेष चीज नोट करिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को नहीं बढ़ाता है। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से यहां एंटर करा था तो इसमें जिंदगी भर ये 2 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करते रहेगा। ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, 2 मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यूअसली इस पर मूव करते रहेगा, यानी कि स्पीड को न तो डिक्रीज करता है नहीं इंक्रीज करता है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, यहां पर अब हम देख लेते हैं कि इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा। फोर्स को जरा देखें तो 90 डिग्री पर जनरल इक्वेशन तो क्यू वी बी साइन थीटा था, तो 90 पर ये बन जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री, तो एफ मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों लिखा मैक्सिमम, साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर मैक्सिमम होती है और वो 1 होती है, तो एफ मैक्सिमम इक्वल टू क्यू वी बी। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे 90 डिग्री पे मूव करता है उस समय उस पे मैक्सिमम फोर्स लगता है और वो मैक्सिमम फोर्स होता है क्यू वी बी। और जब चार्ज पार्टिकल किसी जनरल एंगल थीटा पे मूव करता है उस समय होता है क्यू वी बी साइन थीटा, 90 पे इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है क्यू वी बी। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे छोटे छोटे, आप लोग बुक को भी फॉलो कीजिएगा साथ में। अब देखिए, अब बात क्या आती है, जब ये सर्कुलर पाथ में घूम गया तो भाई डिपेंड करेगा इसकी रेडियस कितनी होगी। हमने एक प्रोटॉन को भेजा, एक अल्फा पार्टिकल को भेजा, एक ड्यूट्रॉन को भेजा, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बाद में, उनकी रेडियस क्या होंगी। अब यहां पे देखिए, अगर ऐसे ये चार्ज पार्टिकल घूम रहा है
तो इसको यहाँ पर बैलेंस करेगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई अंदर की ओर उसके लिए बैलेंस सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, क्यों? तो ये फोर्स जो हम देखते हैं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी सर्कुलर मोशन करे और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदलते रहे, जहां पर अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन गए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारी ये है और यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो ऐसा हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि ये एक किसका केस होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, वहां पर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट आता है। तो अब हम बात करेंगे, जब ये सर्कुलर ऑर्बिट इसने जब बनाया, सर्कुलर पाथ, इसकी कुछ रेडियस होगी डेफिनेटली, तो इसकी रेडियस अब हम कैसे निकालेंगे? छोटे से छोटे थोड़ा सा डेरिवेशन जिसकी हमको नॉलेज हो जाए। तो ये तो फोर्स था, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं या ये चीज़ें सब आपको आती होंगी। तो देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर। तो सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी? देखिए साहब, इस समय इस पे जो मैक्सिमम फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगा QVB लगा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको पता है ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, इसके बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों से हमारे पास, अगर मैं mv²/r = QVB लिख दूं तो v से आप इसका खोपड़ा उड़ा दीजिए, तो हमारे पास क्या बचेगा? mv/r = QB। r निकालो, r को यहाँ भेज दो, QB नीचे ले आओ, तो r बराबर क्या है? mv/QB या mv/bq। ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आया। यहां से देखिए r एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है चार्ज पार्टिकल के मास पर। ज्यादा हैवी चार्ज पार्टिकल फेंकोगे तो रेडियस बढ़ेगा, बड़े सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमेगा ये। दूसरा बात बता रहा है कि अगर आप चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ा देंगे साहब, तो क्या हो जाएगा? v वाले फैक्टर से रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी बढ़ेगा। तीसरा b से कह रहा है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिक्रीज होगा। चौथा आपसे कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q, अगर चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो आपका रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। इस पे हम बाद में डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। दूसरी बात आती है, अब इसका एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगाएगा? टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि जिसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। तो जैसे ये हमने किया, अब हम इसका टाइम पीरियड कर लेते हैं। अगर किसी को अगर नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं शॉर्ट में। यहाँ हम ज़्यादा कुछ लिख भी नहीं रहे हैं, जैसे हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं तो क्लासरूम टीचिंग में बच्चों को बहुत डिटेल नोट्स लिखाने पड़ते हैं, वहाँ हम इतना डिस्कस कर नहीं रहे। तो देखिए, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, वो हेडिंग होगी, हम शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ टाइम पीरियड किसका? चार्ज पार्टिकल का। तो टाइम पीरियड T = क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड या 1 रिवॉल्यूशन। तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? सर्कुलर है तो 2πr अपॉन स्पीड क्या है उसकी? वेलोसिटी, यहाँ पे स्पीड v है, तो T = 2πr/v। ये हमारे पास आया। यहाँ पर अब हम r की वैल्यू रख देते हैं। r क्या रख दें? देखिए, T = 2π/v ऐसे रहने दिया। r हमारे पास क्या आया था अभी? mv/bq, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो टाइम पीरियड मेरे पास आ गया, v से v कटा, 2πm/bq। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग कैसे है समझिए। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m किसी एक चार्ज पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम, एक कंडीशन पर उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज कांस्टेंट ही होगा। यानी कि यहां पर इसमें आप देखें कहीं पर भी वेलोसिटी है ही नहीं, इस फॉर्मूले में वेलोसिटी है ही नहीं। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि जो t है वो नहीं डिपेंड कर रहा है v पर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल v पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल, पहले मान लो चार्ज पार्टिकल इतना राउंड लिया था उसने, 2 मीटर/सेकंड से गया, अब मैंने उसको 4 मीटर/सेकंड से फेंक दिया, तो ये इक्वेशन क्या कह रही है कि उसको तब भी उसको कंप्लीट करने में सेम टाइम लगना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, 2 मीटर/सेकंड से चार्ज पार्टिकल गया था, मान लो उसको इसको कंप्लीट करने में हमने ये मान लिया इसने राउंड को 4 सेकंड का टाइम लगा सपोज। अब 4 मीटर/सेकंड से फेंकूं
स्पीड डबल कर दी तो जनरली टाइम क्या लगना चाहिए, हाफ, समझ रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, v है ही नहीं, ये फॉर्मूला कह रहा है तुम किसी भी वेलोसिटी से फेंक दो उस चार्ज पार्टिकल को, उसके लिए एक फिक्स टाइम पीरियड होगा 2πm/bq, उसका मास, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और उसका चार्ज, वेलोसिटी कितने से ही फेंक दो वही टाइम लेगा, कह रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, ये समझ में बात कम आ रही है। तो ये भी पॉसिबल है कैसे, जनरली हम देखें मैंने 2 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ये राउंड लगाया तो भैया मान लो 4 सेकेंड लिए, अगर यही राउंड लगा दे 4 मीटर पर सेकेंड से, क्या 4 सेकेंड लेगा, नहीं, इतनी दूरी को कम करने में तो उसको कम टाइम लगेगा, फिर उसकी स्पीड बढ़ा दी हमने, लेकिन टाइम उसको उतना ही लेना है, इक्वेशन कह रही है। इसका मतलब कुछ खेल चल रहा होगा वहां। तो हो क्या जाता है कि जब अगर हम आपसे कहें कि आपको एक ये राउंड आपने चक्कर लगाया किसी ग्राउंड का, आपको 10 सेकेंड में उसको पूरा करके आना है, आप मान लो कुछ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहे थे, हमने कहा आप थोड़ा सा 3 मीटर पर सेकेंड से भागो और ग्राउंड में आपको वही 10 सेकेंड में आना है, तो आप क्या करोगे, इसमें तो भागोगे नहीं, आपको एक दूसरा सर्कुलर बार, तो आप ग्राउंड का लंबा चक्कर मार के आओगे नहीं आओगे, कि तो हमने कंडीशन ये रख दी स्पीड भी बढ़ाओ और उतने ही टाइम में भी पहुंचो, तो आप थोड़ा लंबा घूम के आ जाओगे। मेरी बात समझ रहे होंगे। तो यहां पर भी यही होता है, जब हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो चार्ज पार्टिकल उसी वाले ट्रैक में घूम के नहीं आता है, टाइम उसको उतना ही लेना है ना, तो इसलिए वो क्या करता है, वेलोसिटी बढ़ाने पर एक लंबा राउंड लेके आ जाता है और उतने ही टाइम पे पहुंचते हैं। तो वेलोसिटी बढ़ा दी भैया, लंबा घूम जाएगा वो। तो इसका मतलब ये है कि जब हम वेलोसिटी को चाहे बढ़ाएं या घटाएं, कुछ भी करें, चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड जो रहता है कांस्टेंट रहता है, टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, ऑन इंक्रीजिंग कहें और डिक्रीजिंग कहें, स्पीड कह दो या वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड कह दो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी या स्पीड, जनरली मैग्नीट्यूड पे जा रहा हूं मैं, आप वेक्टर स्केलर पे इतना फोकस मत कीजिएगा, स्पीड हमने उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया वेलोसिटी का, दैट इज स्पीड बढ़ा दी, तो आपका टाइम पीरियड उतना ही कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ऐसे में होगा क्या, चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ बिगर रेडियस, ऐसे टाइप के आपके एमसीक्यू बन सकते हैं कि जब व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इंक्रीज्ड देन क्या होता है, देन क्या होगा, मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूं, द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ बिगर रेडियस देन इट्स इनिशियल केस, पहले वाले केस से बिगर रेडियस पे वो घूमता है। क्लियर हो गया। ऐसे ही अब आपकी फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं हम। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमने पहला रेडियस निकाला, दूसरा टाइम पीरियड, थर्ड फ्रीक्वेंसी, ये होता है 1 टाइम पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा 1, इसका सीधे सीधे रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी BQ/2πm। फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, यानी कि अब यहां देखिए फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहा है। अब यहां भी कह रहा है यार स्पीड बढ़ा दी तुमने तो कितने चक्कर लगाएगा, ये फ्रीक्वेंसी के ये फॉर्मूला कह रहा है अगर आप चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ा रहे हो तब भी वो उतने ही चक्कर लगाएगा। मान लो पहले 2 मीटर पर सेकेंड पे भाग रहा था, तो आपका 1 सेकेंड में, या हमने कुछ और मान लिया, 1 सेकेंड में मान लो 2 चक्कर लगा रहा है, या 1 सेकेंड में मान लो 1 चक्कर लगा रहा है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं। फ्रीक्वेंसी आपने स्पीड को डबल कर दिया तो इसने तो ज्यादा चक्कर लगा देनी चाहिए ना, तेज भाग रहा है वो, लेकिन क्या हो रहा है, नहीं, वो कह रहा है नहीं उतने ही चक्कर लगाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है फिर, इसका मतलब जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो चार्ज पार्टिकल उतने ही चक्कर लगा रहा है, मींस वो थोड़ा सा बड़े राउंड में घूम के आ जा रहा है, उसका क्या हो जाता है, सर्कुलर पाथ चेंज हो जाता है, उसका रेडियस बढ़ जाता है। ये तो था फ्रीक्वेंसी का। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारे पास, K बराबर ½ mv²। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी से पहले बात कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी की। एक और हमारे पास चौथा था इसका वेलोसिटी, यानी कि स्पीड क्या रहेगी, फोर्थ। तो R बराबर आया था mv/bq। तो यहाँ से v क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पीड जो इसकी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास, इसको हम बोल देते हैं स्पीड कहना ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पर, v = r bq/m। ये
ये इतनी स्पीड इसकी होती है। आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, बी मैग्नेटिक फील्ड, क्यू चार्ज और एम क्या है उस चार्ज पार्टिकल का मास। अब हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी पर। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। तो के हमारे पास कितना हो जाएगा, हाफ एम भी का स्क्वायर, भी की ये वैल्यू रख दीजिए आप, यानी कि आर बी क्यू अपॉन एम का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, सॉल्व करेंगे आप, आर स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, नीचे एम का स्क्वायर बनेगा, एक एम से स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे बचेगा 2m। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, आर स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन एम। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू स्क्वायर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो अगर आपसे कहा जाए किसी कोई चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी थी मान लीजिए 2 जूल। अगर हमने उस चार्ज पार्टिकल के चार्ज को डबल कर दिया तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी चार्ज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले तो आप उसको Q से 2Q कर रहे हो, फिर उसका स्क्वायर भी करोगे तो 4। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी टाइम्स हो जाएगी, जो Q है उसमें जो चेंज कर रहे हो, डबल कर रहे हो उसके स्क्वायर की, डबल करा, डबल का स्क्वायर 4, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। पहले अगर 2 जूल थी तो नई काइनेटिक एनर्जी 8 जूल हो जाएगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये सब केसेस चल रहा है हमारे केस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी अगर रेडियस डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड को रहेगा तो यूनिफॉर्म। पहले मान लो 2 टेस्ला का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, अब हमने 4 टेस्ला का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी, बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ये तो हमने देखा 90 डिग्री का केस। इस पे अभी हम देख रहे हैं केवल जनरली फॉर्मूले। ये फॉर्मूले के बेस पर ही हम फिर आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब अगला केस आता है कि अब हम 0, 90, 180 के अलावा किसी भी केस में चार्ज पार्टिकल अगर हमारा क्या करे, मूव करे किसी एंगल थीटा पर, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमें इस वाले फॉर्मूले की जरूरत है नहीं यहां पर, इस फिगर की, सॉरी। तो अब हम बात करें चार्ज पार्टिकल किसी भी एंगल थीटा पर अगर मूव करता है, ठीक है। तो सपोज अब जो नेक्स्ट केस है, थर्ड केस, पहला 0 हुआ, दूसरा 180, 90, तो ये फोर्थ केस है। इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट एनी एंगल थीटा, एट एनी एंगल थीटा फ्रॉम कहां से, बी की डायरेक्शन से, ठीक है। तो पहली बात तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स तो इस समय जनरल इक्वेशन ही काम करेगी, क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन उसका पाथ कैसा होगा अब, और उसमें हम क्या चीजें पढ़ेंगे। तो इसको कुछ ऐसे समझिएगा, सपोज ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये सपोज हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में है, और इसमें हमारे पास मान लीजिए मेरे पास कोई, इसको थोड़ा सा मैं लेंदी ऐसे लंबा खींच दे रहा हूँ यहाँ से, जो कि मुझे समझाने में थोड़ा आसान रहेगा। ये अगर कोई चार्ज पार्टिकल मेरे पास यहाँ पर Q है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B से ऐसे इधर की ओर मूव कर रहा था v वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर। अब इसके साथ क्या होगा, तो ध्यान दीजिए v एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे केसेस में हम जनरली क्या कर देते हैं, इस वेक्टर क्वांटिटी को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। आपको पता है वेक्टर से थीटा जहां की ओर बनता है, थीटा जहां की ओर बनता है, जैसे यहां नीचे की ओर बन रहा है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इधर की ओर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, तो यहां इसका हो जाएगा भी कॉस थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट बनता है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये होता है साइन थीटा। यहाँ पर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर ही होगा, जहां थीटा बनता है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज ये कोई यहाँ पर ये है, यहाँ वेक्टर b है, या सपोज कोई वेक्टर a है, ये एंगल थीटा है, ये सपोज वेक्टर a है, इधर रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, पहले मैं रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करना चाह रहा था। ये वेक्टर a है, थीटा इधर बना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की ओर होगा।
इसको हम a cos थीटा कहेंगे और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर की ओर है तो इसको वर्टिकल कहेंगे, हॉरिजॉन्टल हमेशा थीटा की ओर, जहां की ओर थीटा बन रहा है हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर जो आपको मिलेगा ये इसका परपेंडिकुलर। तो जरूरी नहीं होता कि हॉरिजॉन्टल इधर ही हो, यहाँ थीटा इधर बन रहा था तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम यहाँ पे आप बहुत ध्यान से गौर कीजिए, जो भी cos थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है साहब। मैग्नेटिक फील्ड उधर की ओर है, ऐसे बी उधर है इस समय, ये लाइन्स ऐसी हैं, तो भी cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है और भी sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। दोनों केस हम पहले पढ़ चुके हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जाता है तो उस समय उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधे चले जाएगा। तो भी cos थीटा वाले से भी cos थीटा उस चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पाथ देना चाहेगा, सीधा रास्ता, सीधा पाथ। और भी sin थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये क्या करना चाहेगा, उसको सर्कुलर पाथ में घुमाना चाहेगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, मान लो आपके पास ये ऐसे घूमना चाह रहा था सर्कुलर पाथ में भी sin थीटा से, भी cos थीटा कहता है अरे नहीं भाई मैं भी तो हूं अभी, ये कहता है ऐसे नहीं जाने दूंगा तेरे को। ये कहता है जो तू ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, जो तू ऐसे जा रहा था ना यहाँ से, मैं कहूँगा मैं तेरे को थोड़ा आगे खींच दूंगा ऐसे स्ट्रेट लाइन से। ये फिर सर्कुलर में कहता है, हॉरिजॉन्टल कहता है नहीं मेरे भाई ऐसे घूमेगा थोड़ा आगे, ये कुछ ऐसा ऐसा, यानी कि ऐसा ऐसा खींचा हुआ पाथ एक स्प्रिंग लाइक पाथ बनेगा इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ। हिंदी में हम इसको बोलते हैं कुंडलिनीय पथ, कुंडलिनीय पथ बोलते हैं इसको। थोड़ा हिंदी में, मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया हुआ है पहले बहुत, तो हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब सब सही है। तो इसका जो ये चार्ज पार्टिकल साहब ऐसे रास्ता लगे थे, इनका टारगेट था ये मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे क्या करना है, मेरे को तो यहाँ से यहाँ जाना है। वो कहता है नहीं भाई अब मेरे कब्जे में है तू। तो भी cos थीटा आगे खींचेगा, भी sin थीटा गोल घुमाने की कोशिश करेगा। रिजल्टेंट साहब कैसे घूमना पड़ेगा, इनको कुछ ऐसे जाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड, यही चक्कर काटते रहो आगे भी बढ़ते रहो। यानी कि इस चार्ज पार्टिकल का कैसा पाथ बनता है, जब वो 0, 180 या 90 के अलावा किसी एंगल थीटा पर मूव करे। इफ चार्ज पार्टिकल मूविंग एट एनी एंगल थीटा फ्रॉम भी, यहां पर एक लाइन लिख दूंगा, एक्सेप्ट किसके, थीटा बराबर 0 के, 90 के एंड 180 के, इनके अलावा वाली कंडीशन में बात है। कोई एंगल थीटा हो तो इसका ऐसा पाथ बनेगा, ये हेलिकल पाथ होगा। तो इस समय जो इसका मेन आपको पाथ डिस्कस करना है, आप लोगों को सबका क्लियर भी होगा, दिस इज हेलिकल पाथ। ये बेसिक लेक्चर है आज का, ठीक है। तो हेलिकल पाथ बना। अब हेलिकल पाथ में जो रेडियस होगी, ये यहां से न्यूमेरिकल आ जाते हैं, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, यानी कुंडलिनी पथ की रेडियस। तो रेडियस तो उस वाले कंपोनेंट की बात होगी जो उसको सर्कुलर में घुमा रहा है। जनरल फॉर्मूला क्या था रेडियस का, mv/bq था, ठीक। अब उसको हेलिकल, इसको सर्कुलर पाथ देने की कोशिश किसने करी, भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ने। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है, भी परपेंडिकुलर बराबर भी sin थीटा। तो mv/bq है जैसे, तो मैंने बोला इसको भी परपेंडिकुलर से दिखाएंगे, इसको हम दिखा देंगे भी पैरेलल, पैरेलल है ना, क्यों, तो ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में है। तो रेडियस के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी sin थीटा यूज हो रहा है, तो हम रेडियस के लिए यहाँ पर जनरली लिखते हैं mv परपेंडिकुलर अपॉन bq। भी परपेंडिकुलर की वैल्यू भी sin थीटा है, तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा mv sin थीटा अपॉन bq। ये हेलिकल पाथ की रेडियस आई, दिस इज द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। यहां से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थीटा यहां पर ध्यान देना, बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं, 90 रख देते हैं। 90 नहीं है, थीटा ये वाला है जिस एंगल से वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा था। सपोज 30 है तो यहां पर 30 वाली बात आएगी, ठीक है। तो 30 डिग्री पे कैसा पाथ होगा, हेलिकल पाथ। 2 डिग्री पे कैसा होगा, हेलिकल पाथ। 15 पे हेलिकल, 45 पे हेलिकल, 60 डिग्री पे हेलिकल। थीटा कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल। अब देखिए एक इस पे बात होती है, ये बड़ा पूछ लेता है, हो पिच ऑफ हेलिकल पाथ, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। हेलिकल पाथ की पिच, ये क्या बोलते हैं ना, जैसे ये एक हेलिक्स है, इसको अपने आप में हेलिक्स बोलते हैं। कुंडली जैसे स्प्रिंग होती है ना, जैसे स्प्रिंग वाली पेन होती है, उसके अंदर की स्प्रिंग, 2 कॉन्जिक्यूटिव हेलिक्स के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये
और ये अगर मैं ये ले लूं या यहाँ पर और यहाँ पर ले लें हम, दो कॉन्जिक्यूटिव हेलिक्स के बीच की हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हम पिच ऑफ हेलिकल पाथ कहते हैं। तो आप स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव हेलिक्स मीन्स दो कुंडलियों के बीच की क्षैतिज दूरी को हेलिक्स बोलते हैं हम, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, कुंडलिनी का पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं हिंदी में। तो इसको पी से दिखाते हैं। अब ये एक टाइप की दूरी है, तो दूरी बराबर सिंपल सा हमारे पास क्या होता है, दूरी है तो चाल गुणा समय होता है, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए P बराबर चाल, कौन सी चाल है, हॉरिजेंटल में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। क्या V चाल है, नहीं है, V नहीं ले सकते। क्या V साइन थीटा है, मैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। V कॉस थीटा है, देखिए V कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, तो इसलिए चाल आ जाएगा V कॉस थीटा, और टाइम जो है आपका कितना टाइम पीरियड लगा हेलिक्स को कंप्लीट करने में, दैट इज टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का यहाँ पे मैं बता दूं, टाइम पीरियड सेम रहता है, वो मैंने लिखा नहीं, टाइम पीरियड यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा 2πm/BQ ही रहता है। तो P बराबर V कॉस थीटा इंटू जो टाइम पीरियड पहले हमने निकाला था 2πm/BQ, तो पिच ऑफ हेलिक्स आ गया हमारे पास 2πm/BQ इंटू V कॉस थीटा, ये पिच हो गई हमारी हेलिकल पाथ की। आपको BQ नीचे दिख नहीं रहा हो तो हम इसको अरेंज करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन गया 2πm/BQ इंटू V कॉस थीटा, ये टाइम पीरियड हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है पिच ऑफ हेलिकल पाथ। तो आप लोगों को ये जो सारे फॉर्मूले हैं, ये तो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की शॉर्ट में, क्लास में तो हम बहुत डिटेल लेक्चर लेते हैं इसका, कि ये कैसे करके ये जो भी फॉर्मूले आए सब आपको रिमेंबर करने हैं। अब यहाँ पर दूसरा बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं कि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये मैंने कुछ मिटा भी दिया है। जैसे सिंपल बहुत छोटी छोटी आप चीज़ें ध्यान रखना जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर्स में। जो मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट है वो टेस्ला है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B ये होती है टेस्ला, ठीक है। और जो CGS यूनिट होती है, ये सिंपल सी बातें, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की जो CGS यूनिट होती है ये होती है गॉस, G और ये टेस्ला। और एक छोटा सा कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है, ये टेस्ला, निकोला टेस्ला, गॉस तो आप जानते ही हैं। साइंटिस्ट के नाम पे जब यूनिट को लिखा जाता है तो यहाँ पे T कैपिटल नहीं आता है यूनिट पे। अगर उनके नेम को रिप्रेजेंट करेंगे, हम टेस्लाज एक्सपेरिमेंट लिखूंगा तो तब तो मैं T कैपिटल करूंगा भैया, ठीक है। जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिखना है तो मैं N कैपिटल करके ऐसे लिखूंगा। लेकिन फोर्स की यूनिट जैसे 20 न्यूटन, या तो N लिखूंगा कैपिटल N, या 20 न्यूटन लिखूंगा तो N स्मॉल आएगा। ये बेसिक सी छोटी छोटी बातें होती हैं, कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो ये टेस्ला में T स्मॉल ही आएगा, गॉस में G स्मॉल ही आएगा। एक रिलेशन होता है जो टेस्ला और गॉस में होता है, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है, या 1 गॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप इसको इसके अपॉन में लाएंगे तो 1/10⁴ मीन्स 10⁻⁴ टेस्ला। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र गॉस में दिया है तो आप वहां से टेस्ला में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो लास्ट इसमें जैसे हमने कहा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, इस मैग्नेटिक फील्ड का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए। QVB sin थीटा हमने आज एक बताया, यहीं से निकल जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। देखिए B बराबर क्या हो जाएगा, F/QV sin थीटा। sin थीटा का डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो B का जो डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन मीन्स बिमी सूत्र, ये हो जाएगा F का क्या होता है, MLT-2। चार्ज Q का, ये तो आपको सभी को पता है, बेसिक सी चीज़ें हैं, AT, वेलोसिटी LT-1। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो L से L यहाँ कट गया, T से ये -1 कट गया, ये A ऊपर चले जाएगा तो MT-2A-1। यहाँ से भी हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी धारावाही चालक पर बल
F बराबर ये होता है BIL साइन थीटा, सब ने पढ़ा है, या IBL साइन थीटा। BIL से मुझे लिखना चाहिए IBL साइन थीटा। तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन IL साइन थीटा, यहाँ से भी निकल जाएगा, किसी भी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तब भी ये रहेगा MLT माइनस 2 फोर्स, ये करंट का डायरेक्ट यहाँ एम्पियर, ये L का लेंथ, साइन थीटा डायमेंशन लेस, ये L से L कटा, तो ये आ गया MT माइनस 2A माइनस 1। यूनिट भी निकलेगी, इससे यूनिट क्या निकल जाएगी, न्यूटन, यहाँ कूलॉम, इसका मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर कूलॉम मीटर। यहाँ से अगर यूनिट देखें, इससे क्या बन जाएगी, यूनिट न्यूटन, नीचे पर करंट का एम्पियर, लेंथ का मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। यहाँ से क्या आ रहा था, न्यूटन सेकेंड अपॉन कूलॉम मीटर, ये भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। अब एक आपने फ्लक्स पढ़ा है फाई इक्वल टू BA कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ से यूनिट देखिए तो B इक्वल टू फाई अपॉन A, कॉस थीटा का तो कुछ आएगा नहीं, फाई अपॉन A से ही अगर मैं देख लूँ जनरली, तो फाई क्या होता है, यूनिट फ्लक्स की वेबर, यहाँ नीचे पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड किस किस में दिया रहता है, हमेशा टेस्ला में नहीं दिया देगा, कभी वो न्यूटन पर एम्पियर मीटर में दे देगा, कभी वो वेबर पर मीटर स्क्वायर में देगा, कभी वो दे देगा न्यूटन सेकेंड पर कूलॉम मीटर। ये सब ऐसा यूनिट ही है, यानी कि 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर बराबर 1 टेस्ला, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट टू 1 टेस्ला, 1 न्यूटन सेकेंड पर कूलॉम मीटर इक्वल टू 1 टेस्ला। ये ना दे करके जनरली हम यूज कर लेते हैं इन सब की जगह पर 1 टेस्ला। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, कभी आप ये मत सोचिए हमेशा टेस्ला में, कभी आपको अगर ऐसे ही इन यूनिट में दे रहा है तो आपको किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट SI फॉर्म है उसका, ठीक है। तो आज मैंने एक प्रयास किया है लेक्चरर बैच के लिए थोड़ा सा, कि तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे जाने से पहले कुछ थ्योरी उसके कर लिए जाएं शॉर्ट में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा इससे अगर कोई कंसेप्ट और रह गया हो तो उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की अप्रोच रखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कहीं पर हम भी कोई विद्वान, ऐसा नहीं है कि मैं कोई विद्वान हूँ फिजिक्स का, अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, जहाँ कहीं पर अगर कहीं पर भी मेरे से अगर कोई गलती हो तो वहाँ पर मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू।